स्कूल इम्प्रूवमेंट। स्कूल को बेहतर करना है तो क्या क्या चीजें स्कूल को बेहतर करने के लिए होंगी। एक तो प्रोमोट इनोवेशन, कि आप जिद्दत लेके आए, नए तरीके से चीजों को करने की कोशिश करें। स्कूल को बेहतर करना है तो टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनकी सलाहियतों को बेहतर करें। स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनको स्ट्रेंथन करें, उनको दस्तियाब जो रिक्वायर वसाइल हैं वो उनको प्रोवाइड किया जाए। स्कूल के जो ड्रॉप आउट है उसको रिड्यूस किया जाए और वो बच्चों की अटेंडेंस को बेहतर किया जाए, एकेडमिक अचीवमेंट हो। अच्छे रिजल्ट आएंगे तभी दुनिया आपकी तरफ आएगी, तभी पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, बेहतर हो रही है। पढ़ाने की क्वालिटी को बेहतर किया जाए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जाए। करिकुलम जो है इसको डेवलप, अब करिकुलम डेवलपमेंट ना ये एक, अच्छा ये जो होता है ना आपका सिलेबस एफपीएससी का, उसके अंदर टर्म लिखी होती है करिकुलम डेवलपमेंट। और बच्चे कहते हैं सर करिकुलम डेवलपमेंट को एक टॉपिक होगा जिसके अंदर जो करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब पूरा सब्जेक्ट करिकुलम का है। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू करिकुलम इज करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर करिकुलम बनाने से लेके करिकुलम इंप्लीमेंट करना, करिकुलम का डिवाइड पॉलिसी बनना, ये सारी चीजें करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर शामिल होती हैं। तो यही अगर आप किसी इदारे को, स्कूल को मजबूत करना चाहते हैं तो आप वहाँ के करिकुलम को बेहतर करें, वहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएं, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्वालिटी जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनकी जो है वो रिड्यूस, उनकी ड्रॉप आउट को रिड्यूस करें, उनके रिजल्ट्स को बेहतर करें, उनकी एकेडमिक को बेहतर करें। इससे जो है वो स्कूल बेहतर होगा। उसके अलावा क्या और मजीद कुछ चीजें हैं। एक स्कूल के इन्वायरमेंट को बेहतर करें, लीडरशिप एंड गवर्नेंस पता हो लीडर कौन है, एक लीडरशिप किरदार, और साथ में जो वहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम है जो नज्म जब्त असूल लॉज को इम्प्लीमेंट करवाएं। स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट हो, उनकी वेलफेयर, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, रिसोर्स प्रोवाइड किए जाए, फंडिंग की जाए, पेरेंट्स और कम्युनिटी के आपस के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। बाहर से भी इदारे को सपोर्ट हासिल होनी चाहिए, और डाटा जो है इसको इस्तेमाल करें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। डाटा बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है डाटा जो है ना, उसकी बुनियाद पे आप फैसले करें कि आपने अब कौन से स्टेप लेने की जरूरत है वो करें। तो इससे आपका स्कूल जो है वो बेहतर। इसी तरह कुछ मॉडल्स हैं इम्प्रूव करने के, उनको फॉलो करें। यानी या तो आप टॉप डाउन मॉडल रख लें। टॉप डाउन मॉडल से क्या है मुराद है कि जो एक ही लीडर, जो एक ही मैनेजर है, ये सेंट्रलाइज्ड आप कह सकते हैं कि जहाँ पे फैसले एक ही तरफ से हो रहे हैं। या बॉटम अप अप्रोच कर लें कि हर एक को जो है ना वो एक इख्तियारात हासिल है कुछ, और एडमिनिस्ट्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, जो वो सजेस्ट करते हैं लोग उसके मुताबिक जो हायर अथॉरिटी है वो कर देती है। कोलैबोरेटिव मॉडल, मिलजुल के करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मॉडल के मुसलसल जो है वो बेहतरी के लिए काम करना, स्कूल बेस्ड इंप्रूवमेंट प्लान, कि स्कूल को बेहतर करने के लिए इंप्रूवमेंट प्लान बनाना कि अगले 5 साल में, अगले 1 साल में हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह बेहतर करना जा रहे हैं। रोल ऑफ की स्टेक होल्डर, स्कूल स्कूल के अंदर की स्टेक होल्डर्स का क्या किरदार है। अब स्टेक होल्डर जो होते हैं वो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल लीडर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये सारे लोग जो है वो यानी स्टेक स्टेक होल्डर वो होते हैं ना कि जिनका किसी चीज के साथ वास्ता हो। अब स्कूल के साथ तीन तो डायरेक्ट लोग हो गए ना, स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स। अब वो स्कूल के अंदर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी, जो कम्युनिटी जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं वो भी उसका जो है वो स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट वो भी एक स्टेक होल्डर है जो इससे इम्पैक्ट हो रहा है, जो असर ले रहा है। तो अब स्कूल कोई भी हो ना, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनका एक प्रॉपर विजन होता है, मिशन होता है, गोल, स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। ये सारी चीजें जो है वो एक स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। अब आते हैं कुछ एजुकेशनल लॉज की तरफ आए। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है टाइम टेबल। अब टाइम टेबल जिसको हम स्पार्क प्लग भी कहते हैं, यानी इसको मिरर ऑफ द स्कूल भी कहते हैं। इसी स्पार्क प्लग देखें, जो आपका जैसे मोटरसाइकिल है ना उसके अंदर प्लग होता है, अगर प्लग कनेक्ट नहीं होगा तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। किसी भी इदारे को चलाने के लिए उसका टाइम टेबल होना जरूरी है, बगैर टाइम टेबल के कोई स्कूल नहीं चल सकता। किस स्कूल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन से लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं, इसका पता हमें वहां पे मिरर इसी से टाइम टेबल से ही पता चलता है। और यानी एक रिटर्न प्लान है जो रिफ्लेक्ट करता है कि कौन सी एजुकेशनल एक्टिविटी स्कूल के अंदर हो रही हैं, कब, कौन, क्या, कैसे करवा रहा है, यही सारा कुछ हमें टाइम टेबल से ही पता चलता है। अब ये टाइम टेबल है ना इसकी मुख्तलिफ हो, एक होता है टीचर टाइम टेबल जिसके अंदर हम टीचर्स को
देखते हैं फलां टीचर उस क्लास में फलां, ये टीचर्स के मुताबिक देखते हैं। एक होता है क्लास टाइम टेबल, छठी क्लास का इस वक्त फलां सब्जेक्ट का पीरियड है, सातवीं क्लास का है, आठवीं का है। अब ये क्लास टाइम टेबल है। एक होता है मास्टर टाइम टेबल, जिनके अंदर दोनों चीजें हों, क्लास का नाम, टाइम, और टीचर्स का नाम, तो इसको मास्टर टाइम टेबल बोलते हैं। इसके अलावा लीव अरेंजमेंट, टेम्परेरी एंड अल्टरनेटिव टाइम टेबल। अब जब हमारे पास एडजस्टमेंट हमने करनी होती है, एक टीचर छुट्टी पे है तो दूसरा कोई और उसकी, तो हम ये देखते हैं कि आज ये छुट्टी पे है तो उस जगह पे फलां बंदा करेगा। गेम्स का टाइम टेबल अलग से होता है कि 3 दिन हफ्ते के फलां दिन स्पोर्ट्स होगी, या एक पूरे वीक के अंदर आज छठी क्लास की स्पोर्ट्स मंडे को होगी, सातवीं की ट्यूसडे को, इस तरह स्कूलों के टाइम बने होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज टाइम टेबल, उसका होमवर्क टाइम टेबल, ये सारे जो टाइम टेबल के डिफरेंट जो है वो टाइप्स कह सकते हैं। होमवर्क, होमवर्क जैसा कि होता है कि वो काम जो बच्चों को घर से करने के लिए दिया जाता है, वो एक्टिविटीज जो बच्चों ने घर से परफॉर्म करनी होती है, तो स्टूडेंट टीचर ने असाइन करता है। उसका पर्पज ये होता है कि बच्चों के अंदर स्टडी हैबिट डेवलप करना, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर करना, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डिसिप्लिन पैदा करना, बच्चों के अंदर रिसर्च की स्किल्स पैदा करना। यानी हम ये काम बच्चों को इसलिए दे रहे होते हैं। और ये होमवर्क जो है वो आइडिया जो था वो रॉबर्ट नेवल्स ने ये वाला आइडिया दिया था। अब इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक होता है फिनिशिंग आर्ट। फिनिशिंग आर्ट से मुराद ये है कि आप इसको क्लास के अंदर ही जो है वो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रह जाता है तो बच्चे कहते हैं चल ठीक है ये काम रह गया ना, आप ये घर से करके आ जाना। प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के लिए बच्चों को देते हैं कि हाँ जी हमने ये यहाँ पे कर दिया, आपने घर से ये मतलब प्रैक्टिस करके आ जानी है, ये साइन में फला चीज करके आ जानी है। प्लान टास्क आप उसको बच्चे को देते हैं कि ये वाला आपने ये वाला काम घर से करके आना है, इसके लिए फला जगह से मटेरियल, फला आपने परी रीडिंग करके आनी है, फला आपने पहले से काम करके आना, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्लान टास्क आप उसको असाइन करते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटर वर्क बच्चे खुद से करते हैं अपनी। लॉन्ग टर्म ऐसे होता है ना, समटाइम आप बच्चों को कहते हैं ये असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट हम आपके पेपर से पहले असाइनमेंट लेंगे, और तब तक आपने डाटा इकट्ठा करते करते ये काम करना है। लेंथ की असाइनमेंट, सेल्फ सेंटर बच्चा अपने आप को खुद ही साथ के साथ जो है वो काम करता रहता है। अच्छा, अब आते हैं लेसन प्लान की तरफ। अब देखिए, जो जब भी हम लेसन प्लान बेसिकली होता है कि हमें क्लास में जाने से पहले, पढ़ाने से पहले, जो हम घर पे बैठ के अगले दिन की एक प्लानिंग कर रहे होते हैं, मुझे क्या, कब, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, ये लेसन प्लानिंग हो रही होती है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि एक्टिविटीज को डिजाइन करने की, हमने क्या करवाना है, कैसे अपनी इस सिलेबस को एग्जीक्यूट करवाना है, इस टाइम टेबल को एग्जीक्यूट, इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। एक रोड मैप बताता है टीचर जो है वो, अपने आप को बेसिकली गाइड कर रहा होता है कि मुझे क्या करना है। टूल फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अब एक तो ये होता है इनहांस, टीचर की इफेक्टिवनेस बेहतर होती है, स्टूडेंट की लर्निंग बेहतर होती है, क्लासरूम को मैनेज किया जा रहा होता है। हर्बर्ट जो है इसने 5 स्टेप बताए थे इस टाइम टेबल के। एक होता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, अब पहला जो है ना प्रिपरेशन, आप प्रिपेयर करते हैं कि कल मैंने जो है वो एजुकेशन का करिकुलम के फलां टॉपिक्स करवाने हैं, उसको मैं बैठ के मैं इतने टाइम में ये करवाऊंगा, इतने टाइम में ये, इतने 35 मिनट का मेरे पास टाइम है, उसके अंदर मैंने ये वाला सिलेबस कल कवर करवाना है, पहले ये करवाऊंगा फिर बाद में ये, इससे प्लान, ये प्रिपरेशन हो रहा है और उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। सेकेंड है प्रेजेंटेशन। मैं क्लास में जाता हूँ, क्लास में जाके बच्चों को वो वाले जो टॉपिक मैंने सोचे थे उनको मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये प्रेजेंट करने के लिए जो है वो सेकंड स्टेप है। थर्ड, फिर मैं जो वो पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं उसकी बच्चों की एसोसिएशन बनाऊंगा, यानी जो मैंने पढ़ाया उनको मिसालों के साथ, उनके प्रीवियस नॉलेज, उनकी प्रीवियस लर्निंग की बुनियाद पर उनको समझाऊंगा। जनरलाइज, फिर मैं उन सारे को समराइज करूंगा कि बेटा आज हमने ये लेक्चर पढ़ा और इस लेक्चर के अंदर ये किया, इन चीजों को सम अप करूंगा। और लास्ट के अंदर जो है वो मैं उसको एप्लीकेशन लेवल पे बच्चों को बताऊंगा कि इसको ऐसे करना है, या उसको होमवर्क असाइन करूंगा, या जो भी है। तो प्रिपेयर के अंदर क्या है, मैंने क्या कर दिया, उनको करिकुलम स्टैंडर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव उनको वो रिव्यू करूंगा, स्टूडेंट के प्रेयर नॉलेज को असेस करूंगा। यानी ये देखिए, हम प्रिपरेशन से मुराद यहाँ पे क्या है कि हम कर रहे हैं कि हम क्लास में जाके पहले क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट में क्या होगा, फिर प्रेजेंटेशन उनको वहां पे मैं पढ़ाऊंगा, और फिर एसोसिएशन उनके न्यू कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट के साथ जोड़ूंगा, फिर पॉइंट्स को समराइज करूंगा, स्टूडेंट की एक्टिविटीज में उनको री करूंगा, और एप्लीकेशन
लास्ट में क्या है कि इस नॉलेज को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें, कैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इसकी बुनियाद पे प्रोजेक्ट बनाएं, ये मैं बताऊंगा। तो खैर बहरहाल लेसन प्लान क्या होता है कि लेसन प्लान बेसिकली स्टूडेंट्स को एक ऐसा डिजाइन होता है जो स्टूडेंट्स को क्लास में इंगेज करने के लिए होता है, तो उनको कैसे इंगेज करें। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, जरा मुझे कोई बताएगा कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान पहले हमने पढ़ने लिया हुआ। अच्छा, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 26 मिलियन है और 8,81,913 हमारी एरिया है। लैंग्वेज हमारी उर्दू है, करेंसी रुपी है। स्टूडेंट टीचर रेशो हमारी 2022 के अंदर 21 के अंदर 44 पे 1 था, अब बहुत ज़्यादा होनी है। लिटरेसी रेट जो है वो 63 है हमारा, और जो मेल का है वो 71% है। अब ये भी जो है ना, ये लास्ट में कम हो गया हुआ है, सॉरी, ये जो है ना हमारे पास लिटरेसी रेट 2022 में 63% था, अब 60% हो गया। और मेल का 71 और फीमेल का 46, बदल ये स्लाइड एक मैं शामिल कर दूंगा। एजुकेशन बजट इसके अंदर हमारे पास शायद अब 105 से भी कम जीडीपी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है, लेकिन लास्ट टाइम कुछ ज्यादा था कि उन्होंने वो सारा कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो वाला शामिल किया हुआ था ताकि उनकी कमीशन भी बनती रहे, और वो बना के देने उन्होंने वो स्कूल प्रायोरिटाइज कर रहे थे। कंपल्सरी एजुकेशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन लाजमी है हमारे मुल्क के अंदर। 1973 के अंदर हमारे के आइन की 18 जो अमेंडमेंट्स थी, उसके अंदर जो एजुकेशन है ये फेडरल से लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। जो पॉलिसीज बनाना और करिकुलम डिजाइन करना ये फेडरल गवर्नमेंट करती है, बाकी ये जो किताबें पब्लिश करना, प्रिंटिंग करना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट फर्दर डायरेक्शन देती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी उनको मैनेज करना, कंट्रोल, मॉनिटर करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। रिसर्च फाइनेंस और करिकुलम डेवलपमेंट के लिए ये फेडरल गवर्नमेंट करती है एचईसी की मदद के साथ। और जो 25A आर्टिकल है ये राइट देता है फ्री एजुकेशन सबको। हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर हमारे 6 स्टेप है। इसी हम छोटे बच्चों की तालीम को कहते हैं प्राइमरी। हम पहली क्लास से लेके 5th क्लास तक, एलिमेंट्री 6ठी से 8वीं, हाई स्कूल 9वीं 10वीं, हायर सेकेंडरी स्कूल 11वीं 12वीं को, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर आती है। ठीक है। एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन, जिसका काम क्या है कि वो डिग्री को यानी पहले तो 1972 की पॉलिसी के अंदर ऐलान किया गया, 74 के अंदर ये बनी थी, और इसका नाम यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 2002 के अंदर इसका नाम जो है वो तब्दील करके एचईसी रख दिया गया था। अताउर रहमान इसके पहले चेयरमैन थे, और इसका काम क्या, तमाम कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को जो है वो, ये कॉल अटेंड करूंगा तो। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। तो टोटल दे उत्ते उन्होंने कोई नहीं है, टोटल ऊपर ही राय लेने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जो है ना इसका, ये तमाम इदारों को, चाहे वो कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज हों, उनको ओवरसी करती है, यानी उनको डिग्री देना, उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन करना, उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाना। तो ये काम जो है वो एचईसी करती है। ठीक है। यानी फंडिंग करना, डेवलपमेंट करना, एक्रीडेशन देना इदारों को, कौन क्या करवा सकता है, ये सारे काम जो है वो ये करवा रही है। बिल्डिंग नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ये बदल, ये जो एचईसी जो काम करे आप देख लीजिएगा। एचईसी और एचईडी, जो एचईसी है ये एक नेशनल इदारा है। एचईडी ये हर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, यानी मैं अगर कहूँ ना तो मैं एचईसी का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं एचईडी का मुलाजिम हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है वो मैं मुलाजिम हूँ। पैक, ये पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, इसको आप छोड़ दें, फेडरल के लिए इसको करने की जरूरत नहीं है। ये अब बाद में इसको पैक्टा का नाम दे दिया गया हुआ है, और इसके पैक, कैड और पीसीटीबी को मिला के ये बना है। ये बोर्ड जो होते हैं ये आपको पता है कि 1968 में ऐलान हुआ, 62 के अंदर ये बोर्ड बनाए गए थे। इनका काम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का इम्तिहान लेना, डिग्री देना, डिग्री की वेरिफिकेशन करना वगैरह। उसके अलावा ये कैड का काम हो गया। न्यू डील छोड़े 2018-23 की कोई नहीं इसकी जरूरत। 100 दिन का जो प्लान था ना वो वाला है। लीव टाइप्स, हमारे पास जो लीव है ना, बच्चों आवाज ना है आपकी। लीव रूल्स हमारे 1974 के अंदर बने थे, और सिविल सर्विस।
लीव कांट भी क्लेम है, कहते हैं कि जो लीव है ना, इसको आप ना अपना राइट समझ के नहीं क्लेम कर सकते, बल्कि इट कैन बी रिफ्यूज मैटर। ये इसको आप ये आपका रूटीन का मैटर नहीं है। मतलब लीव जो है ना, ये नहीं कि हम राइट समझ के लीव जो है लेना शुरू कर दें। 1955 में आए थे, 1970 में, 1981 के अंदर जो है वो लास्ट के अंदर लीव रूल आए, और उसके बाद यही चल रहे हैं। अब पहले तो अर्नड लीव। अर्नड लीव वो लीव होती है जो महीने में एक हमें होती है, और हमें जो लीव इन कैश में इसी की बुनियाद पर मिलती है। कैजुअल लीव ये हम महीने के अंदर 2 छुट्टियां लेते हैं, वो बेसिकली कैजुअल लीव होती हैं। और ये हमारी को सेव नहीं होती, लेंगे तो फायदा, नहीं लेंगे तो कोई दोबारा सेव नहीं होनी है, बाद में मिलनी कोई नहीं है। इसके अलावा फुल पे लीव और फुल पे और हाफ पे ये हमारे होती थी कि मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पे आपको इतनी मिलेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर इतनी मिलेगी। अब मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर लीव मिलती ही कोई नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो हम बाहर जाने के लिए ये लीव अवेल करते हैं। पाकिस्तान एक्स पाकिस्तान लीव, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। स्पेशल इद्दत लीव जो होती है वो फौत की हस्बैंड का फौत हो जाना। रिक्रिएशन लीव जो आप 15 दिन घूमने फिरने की लीव ले सकते हैं कि कहीं और जाना हो। इसके मैटरनिटी लीव जो फीमेल को मिलती हैं, पैटर्निटी लीव जो मेल को मिलती हैं। LPR लीव प्रोप्रेटरी फॉर रिटायरमेंट, वही जो एक लीव हमारी सेव होती रहती है ना, तो वो हमें रिटायरमेंट से पहले हम उसके पैसे ले लेते हैं, या 1 साल की छुट्टी ले लेते हैं। ये जो कि ना लीव रूल भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फेडरल इन चीजों को जो है ना, इस तरह की चीजें उसके अंदर कहीं ना कहीं होंगी। स्कूल रिकॉर्ड हमारे पास डिफरेंट जो है वो रजिस्टर होते हैं, और उन रजिस्टर को, जैसे हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर, पंजाब एजुकेशन कोड तो एक ऐसा है जिसके अंदर पूरे एजुकेशन के रूल लिखे होते हैं। आर्डर बुक, आर्डर बुक वो होती है कि जिसके अंदर हमारा प्रिंसिपल लिखता है कि फलां बंदा ये ड्यूटी करेगा, फलां ये ड्यूटी, आर्डर बुक हो जाएगा। उसके अलावा जो विजिटर बुक जो बाहर से हमारे पास आते हैं विजिटर, उनका लिखा जाता है रिकॉर्ड। प्रॉपर्टी रजिस्टर जिसके अंदर इदारे की तमाम प्रॉपर्टी लिखी जाती है, और हर साल 30 जून को उसको ऑडिट किया जाता है। करस्पॉन्डेंट खत्तो किताबत का रजिस्टर होता है, डिस्पैच रिसीविंग ड्राफ्ट। कैश बुक रजिस्टर जिसके अंदर पैसे की इनकमिंग और आउटगोइंग जारी होती है। एक्वेंटेंस रोल जिसके अंदर जो है वो हमारी जो सैलरीज पहले आती थी, अब तो बैंक में आती है ना, तब सैलरी आती थी इकट्ठी हेडमास्टर को मिलती थी, हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूट करता था, तब ये रजिस्टर बनाया जाता था। कंटिजेंट रजिस्टर जिसके अंदर ये हमारी जो नोट बर्फ वगैरह, अखबार वगैरह, इस तरह की चीजें जो हम उसके अंदर लिखते हैं। फाइल, सर्कुलर फाइल रजिस्टर जिसके अंदर ये होता है कि किस तक पैगाम पहुंचाना हो, पूरी फैकल्टी तक। तो जैसे हम आज भी होता है कि अब पार्टी है कॉलेज के अंदर, तो उसके ऊपर लिख दिया है कि फलां दिन फलां दोस्त की इस खुशी में, या फलां कोई पार्टी है, तो वो सबसे उसके ऊपर साइन करवा लेता है कि सबको, सब तक इतला पहुंच गई है। इसके मूवमेंट रजिस्टर, जब आपने कहीं जाना हो तो आप लिख के जाते हैं कि मैं इतनी देर के लिए इदारे से निकल रहा हूँ, और मैं जो है वो इधर जा रहा हूँ इस पर्पज के लिए। टीचर अटेंडर, स्टूडेंट अटेंडर रजिस्टर, लीव रजिस्टर, कैजुअल लीव पहले बात हो गई। पे रोल या पे बिल्स वगैरह, ये इस पुराने टाइम की चीजें हैं, ये बड़ी अब कोई नहीं है। ये पे रोल जैसे होता था, हर चीज लिखी जाती थी, अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। जीपी फंड रजिस्टर, वो जिसमें जीपी फंड का रिकॉर्ड होता है। पहले जीपी फंड भी मैनुअल हुआ करता था, अब जीपी फंड क्योंकि अकाउंट ऑफिस से डिडक्ट होता है, अब कोई नहीं। पहले तनख्वाहें आ जाती थी, फिर उसके बाद जिसने जो है ना जो करना होता था करते थे। FTF फरोगत तलीम फंड की, जो स्कूल 20 रुपए लेते हैं बच्चों से, और उसका फंड। NSB नॉन सैलरी बजट, ये गवर्नमेंट हर 3 महीने के बाद जो है ना वो इदारों को पैसे देती है, उनके जो रनिंग एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट फंड रनिंग एक्सपेंडिचर को देखने के लिए। नकल दाखिल खारिज रजिस्टर होता है हमारे पास। कंडक्ट रजिस्टर जिसमें एनीरोटरी कार्ड टाइप बच्चों के मुतालिक जो है फीडबैक वगैरह लिखा जाता है। एजुकेशन कोड में वो चीजें होती हैं जो किसी इदारे के लिए जो है ना, उस इदारे को बेहतर करने के लिए, या उस इदारे के जो रूल्स बने होते हैं वो हैं। यानी इसके अंदर लॉज होते हैं डेट ग्रांट्स मैनी बेसिक राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर लिखी होती हैं। लिखा होता है कि कौन कौन क्या चीज, कौन क्या चीज पढ़ाएगा, किस कौन किसने कितने लेक्चर पढ़ाने हैं, किसकी कितनी जिम्मेदारियां हैं, कलर की क्या जिम्मेदारियां हैं, हेड स्कूल हेड की क्या जिम्मेदारियां हैं। इस तरह की चीजें सारी उसके अंदर लिखी होती हैं। इस तरह इसके अंदर पहले तो शुरू में टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया गया। ये बोर्ड कौन, बोर्ड क्या है आपको पता है, कॉलेज जहाँ पे कौन सी तालीम होती है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहाँ पे B.Ed वगैरह इस एजुकेशन की तालीम होती है, हायर एजुकेशन स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, स्कूल प्राइवेट स्कूल, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये सारे यानी कि टर्म जैसे होते हैं ना, टर्मिनोलॉजीज किसी भी किताब में ये वहाँ वो लिखी हुई है।
फिर रूल्स के हवाले से अगर बात करें तो भाई जो सेकेंडरी कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, इनको 1 मीटर स्केयर, यानी आप अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग की अगर मुझे देखना है कि उस बिल्डिंग की कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट को लेने की, तो इस बुनियाद पे देखेंगे कि उस बच्चे उसका अगर जो है वो 1 मीटर स्केयर एक बच्चे के लिए रकबा में चाहिए, तो अगर जो है वो 100 मीटर स्केयर है, तो इसका मतलब है कि 100 बच्चे एडमिट हो सकते हैं। यानी ये रेशो हम देखेंगे, पर इसके इम्प्लीमेंट अमल दरामद कोई नहीं होता। एलिमेंट्री के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 0.62, और जो कॉलेज हाई सेकेंडरी स्कूल जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं उनके 1.2 मीटर स्क्वायर एक बच्चे के लिए जो है वो जगह होती है। पर इन नर्सरी टू 2 क्लास जो है ये किसी भी वक्त इनको प्रमोट किया जा सकता है, यानी जब वो अपना कोई काम सिलेबस कर ले, जरूर इम्तिहान फाइनल का जरूरत कोई नहीं है कि उसका रखा जाए। फाइन जो है, जो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि पहले जो कॉलेज स्टूडेंट जो है वो 150 रुपए इसको फाइन होगा, मतलब मैक्सिमम, सिवाय मोबाइल के बाकी तकरीबन इतने ही हैं, अब भी इतने ही हैं। सेकेंडरी जो स्टूडेंट है उनको 25 रुपए, एलिमेंट्री स्टूडेंट को 10 रुपए होगा। सीरियस मिसकंडक्शन अगर बच्चे जो है वो बड़ी बदतमीजी करते हैं तो फिर हम उसको उनको रस्टिकेट कर सकते हैं, यानी उनको निकाल सकते हैं। एकेडमिक ड्यूरेशन हमारा जो है वो 5 घंटे कम से कम होने चाहिए विदाउट ब्रेक वगैरह। स्टूडेंट नेम विदड्रॉज, अगर बच्चा जो लड़का है 10 दिन नहीं आता, तो अगर लड़का 6 दिन नहीं आता तो उसका नाम खारिज हो जाएगा। लड़की अगर 10 दिन नहीं आती मुसलसल, तो उसका नाम खारिज करने की इजाजत दे दी जाती है, पर ये भी नहीं इजाजत आजकल। उसके अलावा इनरोलमेंट मिनिमम जो है प्राइमरी के लिए 5 साल है, इंटरमीडिएट के लिए जो है वो 20 साल, और बीए बीएससी के लिए अब भी यूनिवर्सिटियों की यही एज है, यानी 24 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बीए बीएससी के अंदर एडमिशन नहीं मिलता, और 20 साल से ऊपर वाले के बच्चे को बोर्ड एडमिशन नहीं देता, दाखला नहीं लेता। ठीक है। इसके अलावा प्री नर्सरी और अर्ली एजुकेशन जो है पीरियड इज 3 to 5 ईयर। ठीक है, प्री नर्सरी 3 से 5 साल का टाइम है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 क्या कहता है? आर्टिकल 25A, 37B, 38D, ये सारे आर्टिकल जो है वो हमें बताते हैं अपना एजुकेशन की अहमियत के हवाले से बताते हैं। पाकिस्तान एजुकेशन लॉ पंजाब, ये वाले आप कर लीजिएगा, ये पंजाब में तो अहम है कि ये पूछा जाता है कि फलां लॉ किसके हवाले से कहता है, लेकिन मेरे ख्याल है कि आपको ये फेडरल के हवाले से भी ये चीजें कर लेनी चाहिए कि कौन सा लॉ जो है किस हवाले से। अगर बात कर भी लेते हैं बेटा, चले जाइए इधर, हट जाओ। Constitution of Pakistan provides the legal framework for education and sets forth the state responsibility to provide free and compulsory education। ये तो कहता है, ये आर्टिकल 25 ये कहता है कि 5 से 6 साल के बच्चे, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे, उनको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है। 37B, promotion of social justice and eradication of social evil description require the state to remove literacy। तो रियासत की जिम्मेदारी है, अगर उसने सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस और पैदा करना है, सोसाइटी की इवल बीमारियों को खत्म करना है, तो उसे चाहिए कि वो इलिटरेसी को खत्म करें, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो एक मिनिमम पीरियड तक, यानी मैट्रिक तक जैसे है बच्चों को प्रोवाइड करें। 37B कहता है। 38D कहता है प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग इन डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट the state to provide basic necessities of life including education। हर एक को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, बेसिक नेसेसिटी है एजुकेशन हर बच्चे की। पाकिस्तान एजुकेशन एक्ट 1997 कहता है एम टू प्रमोट एजुकेशन एंड लिटरेसी पाकिस्तान बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल एज। 5 साल से 16 साल तक बच्चे को उनको एजुकेशन का हक दिया जाए। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014 कहता है मैंडेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 5 से 10 16 साल तक। वही बात सिंध खैबर पख्तूनख्वा सबके एक्ट सेम ही है। बाकी फेडरल बोर्ड क्या कहता है जी? रेगुलेटर सुपरवाइज स्कैंडियो, जो वो स्कैंडियो इंटरमीडिएट के एग्जाम लेता है। नेशनल करिकुलम काउंसिल ऑर्डिनेंस जो है वो करिकुलम को डेवलप करते हैं, रिवाइज करते हैं। यूनिवर्सिटी एक्ट क्या है? एस्टैब्लिश गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। एक यूनिवर्सिटी एक्ट बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इदारों को कैसे रेगुलेट, यूनिवर्सिटी को कैसे रेगुलेट करना है। इस तरह टैप्टा का इदारा है, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, और इसका काम जो है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना है। पीडा एक्ट पंजाब का है, तो इसको जो है वो रहने दे, मतलब इसको कोई नहीं है करने की जरूरत फेडरल के लिए इस्तेमाल। बाकी 3 तरह की सजाएं होती हैं, बहुत हाई, मीडियम थोड़ी, और इसके अलावा जो पेंशन वाले हैं उनके लिए रूल्स होते हैं। FTA फरोग तलीम फंड, ये स्कूलों के अंदर, ये भी पंजाब में है। NSP नॉन सैलरी बजट 3 साल के बाद जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, नॉन डेवलपमेंट फंड के तौर पर NSP बोलते हैं उसे। इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। Classroom management refer to action that an instructor takes to create and maintain learning environment।
कि लर्निंग इन्वायरमेंट बेहतर बनाने के लिए जो क्लासरूम को हम बेहतर करते हैं, क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए क्लासरूम मैनेजमेंट है। दीज एक्शन इंक्लूड डिसीजन अबाउट स्ट्रक्चर, फैसला करना स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, कौन सी जो है क्या क्या हमने एक इदारे के अंदर जो है वो करना है, क्या इधर इस इदारे से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा बिहेवियर जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी कहते हैं क्लासरूम जो है वो चार तरह की स्किल रिक्वायर है। एक तो टेक्निकल स्किल है, जिन जो टीचर है ना वो प्रॉपर लेसन प्लान करके हैं, उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम का पता हो, उनको करिकुलम का पता हो, मेथड, स्ट्रेटजी, एटम एनालिसिस, ये सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए, या वो टीचर अगर वो इन चीजों के एक्सपर्ट हैं, तो इट मीन वो टेक्निकली स्किलफुल है। ह्यूमन स्किल वो होते हैं कि जो स्टूडेंट इंक्लूसिव एजुकेशन को मदद रखते हैं, यही स्टूडेंट को डील करने का काम आता हो, इंक्लूसिव एजुकेशन की हो, इक्विटी एंड इक्वालिटी का ख्याल रखें, साइकोलॉजिस्ट हो, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल उनकी सलाहितें हों। तो ये वाले जो टीचर्स हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाली ह्यूमन स्किल है। तीसरा है कंसेप्चुअल स्किल, यानी वो पूरे एक उनका विजन मिशन पूरे इदारे के मतलब क्लियर होता है कि हमने इदारे को कहाँ लेके जाना है, इस इदारे के मतलब उनका माइंड आइडिया स्ट्रेटजी क्लियर होती है। इसे कंसेप्चुअल स्किल बोलते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो 7 C's 9 C's कि हमारी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि ये चार तरह की स्किल जो है वो होनी चाहिए अगर हम अच्छी तरह क्लास को मैनेज करना चाहते हैं। तो अगर हम एक क्लास को मैनेज करना चाहते हैं तो टीचर जो है वो टीचर को रूल बनाने चाहिए क्लास को मैनेज करने के लिए, और वो रूल जो है वो बच्चों के साथ डिस्कस करके हमें जो है रूल बनाना चाहिए। स्टूडेंट विल फॉलो बिकॉज दे गिव कंसर्न अबाउट दीज रूल। स्टूडेंट जो है वो रूल्स को फॉलो करते हैं। जब हम स्टूडेंट के साथ मिलकर रूल बना रहे होते हैं ना, तो स्टूडेंट भी इसको फॉलो करते हैं। और इसलिए हमें जो जब रूल हमने बनाने होते हैं, तो हम स्टूडेंट को शामिल कर दें ताकि स्टूडेंट को पता हो हमने खुद ही रूल बनाए हैं, अब इनके ऊपर अमल भी करना है। अगर हम तो परफेक्ट बिहेवियर हो क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, तो इससे भी मैनेज हो सकता है। टीचर डाइवर्स टीचिंग स्टाइल, टीचर का जो है वो टीचिंग स्टाइल, डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, बच्चों के जो मुख्तलिफ स्टाइल है उनको मद्देनजर रखना, ये इससे भी जो है वो लर्निंग क्लास का इन्वायरमेंट बेहतर होता है। टीचर पॉजिटिव कम्युनिकेशन एक्टिंग लिसनिंग, अगर वो अच्छी तरह बच्चों को सुनता है और अच्छी कम्युनिकेशन करता है तब भी हम क्लासरूम को बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट बिहेवियर आल्सो चेंज, स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना है, और वो चेंज कब होगा जब हम सबसे बच्चों की तरह उनकी लर्निंग को इन्हांस करेंगे, उनको अटेंशन तवज्जो देंगे, और इसके अलावा इंगेजमेंट उनकी बढ़ाएंगे, बच्चों को हर चीज़ में शामिल करेंगे। टीचर जो है वो कंसिस्टेंट हो पढ़ाने में भी, चीज़ों को मैनेज करने के अंदर भी, विजन और जो गोल्स है इदारे का वो बच्चों को भी पता हो, और टीचर्स को भी पता हो, और टीचर उसको जो है वो बच्चों के सामने उसको बताए। इंडिविजुअल नीड्स और डिफरेंसेस का ख्याल रखा जाए। बेसिक नीड जो है वो इदारे की, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और जो लाइटनिंग है, जो कंफर्टेबल चेयर्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट अप्रोप्राइट हो, रिवार्ड और पनिशमेंट जो है वो उसका एक पूरा मैकेनिज्म हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, तो ये इस तरह हम क्लास को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इट इंक्लूड द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम स्पेस, हमें फिजिकल जो क्लासरूम की अरेंजमेंट है तो उसको देखना है हमें। सोशल क्लाइमेट, हाउ स्टूडेंट टीचर एड्रेस ईच अदर एंड चिल्ड्रन इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ, इस तरह यानी सोसाइटी कैसी है, अब सोसाइटी को भी मद्देनजर रखें, और उन लोगों का आपस के अंदर इंटरेक्शन, हमारा उनसे इंटरेक्शन, इस तरह से भी इदारा जो है वो बेहतर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड द मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मैनेज करना, चिल्ड्रन लेवल ऑफ एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, बच्चों की पार्टिसिपेशन करवाना चीजों के अंदर, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रीइंफोर्स करना। इसके अलावा कुछ जिम्मेदारियां लिखी हुई कि हेड टीचर की क्या जिम्मेदारियां। अब हेड टीचर आपको पता है रजिस्टर को मेंटेन करना, इदारे को मेंटेन करना, सबको जो है वो काम जिम्मे लगाना। तो ये सारी जो क्लीनिनेस हो गए, हर चीज को ये इदारा का हेड कर रहा होता है। ये सारा प्लीज आप ये उसको खुद देख लीजिएगा। इसके अलावा है अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम के अरेंजमेंट के हवाले से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग, ये सारे काम एक हेड कर रहा होता है। और
क्लासरूम के अंदर हमें कंसीडर करना चाहिए कि क्लासरूम के अंदर डेस्क कैसे हैं, स्टूडेंट टेबल कैसा है, कॉर्नर एक्टिविटीज जहाँ करवानी है, बुक शेल्फ है, बुलेटिन बोर्ड, ब्लॉकिंग डोर्स, विंडोज, यानी इतने लाइटनिंग का इंतजाम होना, हवादार का होना, कंफर्टेबल चेयर्स होना, रोशनी का होना, ये सारी चीजें हमें जो है क्लासरूम को मद्देनजर रखनी चाहिए। बच्चों को हमें जो है उनको ग्रीट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, प्लान हो हमारे पास, हम बच्चों को काम के अंदर इन्वॉल्व करें, बच्चों को इज्जत दें। लाइटनिंग, फ्लोरिंग, प्रोजेक्टर, सीटिंग, ये सारी चीजें हमें मद्देनजर रखनी है। उसके बाद टीचर का टीचिंग स्टाइल वो मैटर करता है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट किस तरह पढ़ाना है कोई, वो मैटर करता है, स्टूडेंट्स की एज मैटर करती है, क्लास का साइज कितना है, रिसोर्सेज अवेलेबल कौन से हैं, ये वाले। सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो मुख्तलिफ सीटिंग के अरेंजमेंट हैं, और कॉलेज लेवल पे हम कौन सी सीटिंग अरेंज करेंगे। वैसे तो एक जो रिकमेंडेड है, अब पेयर्स दो मिलके करते हैं, हेरिंग बोन टाइप, जैसे आपको इस तरह टीचर बैठ के यू शेप टाइप ना, इस तरह प्रेजेंटेशन स्टाइल, रोज कॉलम की सूरत में, ग्रिड की सूरत के अंदर ग्रिड होता है ऐसे करके, एक इस तरह करके यू शेप हो गया ट्रेडिशनल, डबल यू शेप, क्लस्टर। क्लस्टर होता है जिसे हम शादी में नहीं बैठते और मतलब उल्टा इस तरह टेबल और चेयर लगी हुई हैं, और हम जब आगे सामने थिएटर हो रहा है तो हम इस तरह कर देते हैं और फिर बाद में गोल चेयर कर लेते हैं। तो ये यू क्लस्टर शेप जो है ना, ये हाई लेवल पे पसंद की जाती है। ये डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट है। बाकी अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, डेमोक्रेटिक, ये हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। और टीचर्स को रोल मॉडल होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बच्चों के साथ रैपो बिल्ड करे, बड़ा पीसफुल रहे। चलो ये वाला इतना ही जो है ना वो हमने करना था। मैनेजमेंट हम इतने ही करेंगे, मजीद जरूरत कोई नहीं है। बाकी इस तरह के जो सिचुएशन बेस्ड सवाल आएंगे ना, वो हमारे उससे फर्दर एमसीक्यू के सेशन के अंदर ना वो क्लियर हो जाएंगे। कल हम इंशाल्लाह करिकुलम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके।